आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है लेवरेजेस। तो पहले ये जानते हैं कि लेवरेजेस होता क्या है। यहां पे मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल से। लेवरेजेस का मतलब होता है इट इज द स्पीड एट विच profit changes. It is the speed at which profit changes due to fixed costs. अब इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम लोग 1000 यूनिट्स सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, तो हमारा सेल्स हो जाएगा 10,000। अच्छा, आपने कॉस्टिंग सब्जेक्ट में पढ़ा होगा डेफिनेटली कि कॉस्ट्स में कुछ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होते हैं और कुछ कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वो होते हैं जो क्वांटिटी की वजह से चेंज होते हैं। मतलब अगर हमारा क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा, अगर हमारा क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज होगा। ऐसे कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जो फिक्स्ड रहेगा, मतलब अगर हमारा क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो भी कॉस्ट इतना ही रहेगा, अगर हमारा क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो भी कॉस्ट इतना ही रहेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहता है और वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा वेरिएबल कॉस्ट। समझो पर यूनिट 6 रुपीज है तो 1000 यूनिट्स का हो जाएगा 6000। अभी कॉस्टिंग में एक टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर आपने वो किया होगा तो आपको पता होगा कि सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं इस फिगर को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ये हो गया 4 रुपीज के रेट पे 4000। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर रहा हूं, लेट से 3000 रुपीज, तो मेरा नेट प्रॉफिट बचा 1000। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज हमारा सेल 10% इंक्रीज होता है तो क्या मेरा प्रॉफिट 10% इंक्रीज होगा या 10% से कम इंक्रीज होगा या 10% से ज्यादा इंक्रीज होगा? क्या लगता है आपको? अगर मैं आपको विदाउट एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला राइट नाउ या विदाउट एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, मैं इस क्वेश्चन को देख के बता सकता हूं कि हमारा सेल्स जितना भी परसेंट चेंज होगा उसका 4 टाइम्स फास्ट, कितना टाइम फास्ट? 4 टाइम फास्ट प्रॉफिट चेंज होगा। मतलब अगर ये 10% चेंज हो रहा है तो इसका 4 टाइम फास्ट प्रॉफिट 40% चेंज होगा। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये राइट है कि नहीं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे पता चला कि ये 4 टाइम फास्ट चेंज हुआ। देखते हैं। तो पहले तो 1000 यूनिट्स प्लस 10% अगर आप कैलसी पे करोगे तो ये हो जाएगा 1100 यूनिट्स। ये 1100 इंटू 10 करेंगे तो 11,000, 1100 इंटू 6 करेंगे तो ये 6,600, 4,400। अभी अगर आप देखोगे मेरा सेल्स है ना वो 10% इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली 6,000 प्लस 10% 6,600 हो रहा है। कंट्रीब्यूशन भी 10% इंक्रीज हो रहा है। अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी 10% इंक्रीज होता सपोज, तो माई 3000 प्लस 10% ये बन जाता 3300। तो मेरा प्रॉफिट आता था 1100 रुपीज, जो कि 1000 प्लस 10% होता था।
तो क्योंकि सब 10% इंक्रीज हो रहा है और इवन फिक्स कॉस्ट भी 10% इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी 10% इंक्रीज होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे 10% इंक्रीज नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम। अब इस वजह से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट जो इंक्रीज होगा ना वो 10% नहीं 10% से ज्यादा होगा। तो अभी आप पहले एक बार कैलसी पे चेक कीजिए, कैलसी पे 1000 प्लस 40% करिए, परसेंटेज भी प्रेस करना, 1000 प्लस 40%। अगर आप ये जब करोगे, ठीक है, तो आपको 1400 रुपीज आता है, बराबर है। चलिए मैं अगर माइनस करके दिखाता हूं, मतलब अगर सपोज यहां से सेल्स में से 20% माइनस किया तो अगेन सेम स्पीड प्रोपोर्शनेटली 4 टाइम फास्ट 20, तो यहां पर प्रॉफिट कितना चेंज होगा, 80% चेंज होगा। तो देखते हैं राइट है कि नहीं। सो 1000 माइनस 20% कितना होता है, आप कैलसी पे करोगे तो 800 यूनिट्स होता है। तो 800 इंटू 10 आपका ये हो गया 8000, 800 इंटू 6 ये हो गया 4800, 800 इंटू 4 ये हो गया 3200, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम 3000, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 200। अभी आप चेक करके देखो, ये जो हमारा 1000 प्रॉफिट था उसमें से माइनस 80% करके देखिए तो क्या आंसर 200 आता है। यस, इससे ये प्रूव होता है पहले तो कि जितना भी सेल्स चेंज हो रहा है उसका 4 टाइम फास्ट प्रॉफिट चेंज हो रहा है। 10 के सामने 40, 20 के सामने 80। तो अभी इमीडिएटली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चला कि ये स्पीड 4 टाइम्स ही होगी। डायरेक्टली देख के मालूम पड़ गया था। तो कई स्टूडेंट्स इसमें अपना एनालिसिस ऐसा लगाते हैं क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन 4 है इसलिए 4 टाइम्स। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका रीजन ये है, मैं रेड पार्ट से मार्क करके दिखाता हूं। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमारे कंट्रीब्यूशन फिगर को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता तो कंट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट सेम होता। फिक्स्ड कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन अलग है, नेट प्रॉफिट अलग है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट का रिलेशन है, मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट, ये कितना टाइम्स है, 4000 डिवाइड बाय 1000, 4 टाइम्स है। इसीलिए आई कैन से द स्पीड विल बी 4 टाइम्स। अगर मैं इधर को चेंज कर दूं तो मेरा आंसर भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। चलो मैं इसमें इसी में चेंज करके दिखाता हूं आपको। सपोज लेट्स से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं 3200, तो यहां प्रॉफिट हो जाएगा 800, बराबर है। अब आप बताओ 4000 डिवाइड बाय 800 कितना होता है, ये होता है 5 टाइम्स। अब अगर 5 टाइम्स हुआ मतलब प्रॉफिट 5 टाइम्स फास्ट चेंज होगा। सो ये 10 है ना, ये 10% चेंज है तो यहां पर 50% चेंज होगा, और ये 20% है तो उसका 5 टाइम्स 100% चेंज होगा। और ये भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट कितना किया हमने 3200, वो सेम रहेगा। तो 4400 माइनस 3200 1200 हो जाता है। अब आप कैलसी पे करके देखो, 800 प्लस 50%, क्या वो फिगर 1200 है? यस है। तो दैट मीन्स इट इज प्रूव्ड नाउ कि स्पीड इज हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। व्हाई इट इज 5 टाइम्स? बिकॉज ये कंट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट का रिलेशन कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। यहां पर भी देखते हैं, फिक्स कॉस्ट तो यही 3200 रहेगा, तो प्रॉफिट हो गया 0। तो 800 माइनस 100% करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। एक और कर लेते हैं, चलिए एक और बार कर लेते हैं। सपोज ये 3600 ले लिया, तो ये कितना हो गया 400। अब 4000 डिवाइड बाय 400 कितना टाइम्स हुआ, 4000 डिवाइड बाय 400 10 टाइम्स होता है। अब ये 10 टाइम्स है तो प्रॉफिट भी 10 टाइम फास्ट चेंज होगा। सो 10% है
तो यहां पर कितना हो जाएगा 100%, और यहां पे 20 है तो 20 इंटू टाइम्स 10 टाइम्स 200%। वेरीफाई करते हैं। 3600 फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम 800, तो 400 प्लस 100%, क्या ये 800 होता है? हाँ है 800। 3600, 3200 माइनस 3600 नेगेटिव 400 होता है। अब ये भी चेक कर लीजिए, 400 माइनस 200%, क्या ये माइनस 400 आता है? यस आ रहा है। तो यहां पर हमने 3 एग्जांपल्स लेके मैंने आपको समझाया कि वो कितना टाइम स्पीड जनरेट होता है, वो ये डिवाइड बाय ये करके आता है। करेक्ट। अब ये स्पीड किसके वजह से मिल रहा है? ये स्पीड चेंज हो रहा है, किसके वजह से? ये फिक्स कॉस्ट चेंज कर रहे हैं तो हमारा स्पीड भी चेंज हो रहा है। सो इधर स्पीड कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स है, तो वी विल से लेवरेज इज 10 टाइम्स। लेवरेज 10 टाइम्स मतलब हमारा स्पीड 10 टाइम्स है, मतलब जितना भी हमारा सेल्स चेंज होगा या ये ऊपर वाला फिगर चेंज होगा, उसका 10 टाइम फास्ट नीचे वाला फिगर चेंज होगा। तो अगर सेल्स 10% चेंज होगा तो 100%। ठीक है। तो इट इज द स्पीड एट विच प्रॉफिट चेंजेस। दिस प्रॉफिट इज चेंजिंग ड्यू टू व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं लेवरेज। चलो अब ये तो पता चल गया आपको कि लेवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होता है। तो अब हम लोग को ये जानना जरूरी है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेज। ठीक है। तो मैं ये लिखता हूं यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट्स। एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है, अच्छा आप लोगों को मैं लिखने का भी टाइम दूंगा, मतलब पहले मैं जो एक्सप्लेन करने दो, जो चीजें एक्सप्लेन करनी है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको लिखना है। ठीक है। एक फिक्स्ड कॉस्ट है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने में, मतलब बिजनेस को चलाने में जो फिक्स्ड कॉस्ट लगते हैं उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे बिजनेस चलाने के लिए जगह चाहिए, अगर हम ओन नहीं करते जगह तो हमें उस जगह का क्या देना पड़ेगा? रेंट। रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। यस। सो बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग, हम बिजनेस चला रहे हैं उस जगह पे, इसलिए हमें रेंट देना पड़ रहा है। सो रेंट इज एन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। एक और एग्जांपल, बिजनेस चलाने के लिए हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो हमें उन्हें सैलरी देना पड़ेगा। सैलरी इज अगेन अ फिक्स्ड कॉस्ट, और ये इसीलिए इंकर हो रहा है बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग योर बिजनेस। आप बिजनेस चला रहे हो इसलिए एम्प्लॉयज चाहिए और इसलिए सैलरी देनी पड़ेगी। सो सैलरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट वो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं जो आपके लगेंगे whenever you take finance from outsider. That means अगर आप बाहर वाले से, कि कोई भी बाहर वाले से पैसा लेते हो और उस पर आपको कुछ खर्चा लगता है, उसे फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अब कंपनी में बाहर वाला कौन होता है और घर वाला, मतलब ओनर कौन है? कंपनी में जो ओनर है या घर वाला है वो सिर्फ एक ही है, इक्विटी शेयर होल्डर, बाकी सब बाहर वाले हैं। तो अगर बैंक जिससे लोन लिया वो भी बाहर वाला है, डिबेंचर होल्डर भी बाहर वाला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बाहर वाला है, एक ही जन ओनर है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें उनको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। डिबेंचर पे भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें क्या देना पड़ता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या ये इंटरेस्ट, बैंक का लोन का इंटरेस्ट बोलो या प्रेफरेंस कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड बोलो, क्या इनका परसेंटेज फिक्स्ड होता है? यस, इट इज अ फिक्स्ड परसेंटेज। सो ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड बिकॉज दे आर कमिंग व्हेन वी आर टेकिंग फाइनेंस फ्रॉम आउटसाइडर, इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो एग्जांपल में दो चीज है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। ये तो आपको समझ गया होगा। अभी ये जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमने स्टार्टिंग में ये ऑपरेटिंग वाला लिया, मतलब अभी तक हमने
फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं किया है, इंटरेस्ट ये सब कंसीडर नहीं किया है। तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है इट इज बिफोर योर इंटरेस्ट। सो हम इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, NPBIT। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओ, ये जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है इसके वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज जनरेट होगा। हम इसे कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसको इनिशियल्स बोलते हैं DOL। ठीक है, और वैसे जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से लेवरेज आएगा या स्पीड मिलेगी उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, दैट इज कॉल्ड DFL। ठीक है, ओके। अभी ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कैसे फॉर्मूला याद रखना है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के ऊपर कौन सा फिगर है? कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के नीचे कौन सा फिगर है? NPBIT। बस ऊपर और नीचे वाला फिगर। तो फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन NPBIT। यहां पर 4000 अपॉन 400 है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज लेते हैं। समझो हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 300 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज। अब जैसा मैंने आपको DOL में समझाया कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के ऊपर और नीचे वाला फिगर, उससे हमें DOL आता है। तो वैसे फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट इज इंटरेस्ट, इसके ऊपर और इसके नीचे वाला फिगर, मतलब 400 और 100। तो 400 अपॉन 100 ये कितने टाइम्स होता है? 4 टाइम्स। तो फॉर्मूला क्या हो गया? पहले तो NPBIT अपॉन NPBT। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स का मतलब हुआ फाइनेंशियल लेवरेज की वजह से और 4 टाइम्स स्पीड मिलेगी, और 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स मतलब क्योंकि ये अगर 100% है तो इसका भी 4 टाइम्स फास्ट, मतलब 400%। 100 का 4 टाइम फास्ट, इतना प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। और यहां पे 200% है, 200%, उसका भी 4 टाइम फास्ट, 800% हो जाएगा। तो ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, कितना भी यूनिट्स बनाओ, ये हो जाएगा 500। तो कैलसी पे आप लोग सब कैलकुलेट करेंगे। 100 प्लस 400%, 100 प्लस 400 और परसेंटेज बटन प्रेस करेंगे। क्या ये 500 आता है? हाँ यार है 500, मतलब ये राइट हो गया। यहां पर भी चेक करते हैं, ये पहले से -400 है, उसमें और 300 माइनस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा -700। अब चेक करते हैं 100 माइनस 800%, 100 माइनस 800%, क्या ये -700 आता है? यस आता है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि यस, और कितना टाइम स्पीड मिला हमको? 4 टाइम्स मिला। किसके वजह से मिला? इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, तो इस 4 टाइम्स स्पीड को क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या हाई लेवरेज मतलब हाई रिस्क होगा कि लो रिस्क होगा? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली हाई लेवरेज मतलब हाई रिस्क होता है। क्यों? अब जैसे ये 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? ऊपर मेरा सेल्स अगर 1% इंक्रीज होता है, सिर्फ 1%, तो प्रॉफिट 10% इंक्रीज होगा। अगर मेरा सेल्स 1% डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट 10% डिक्रीज होगा, मतलब प्रॉफिट चेंज होगा 10 टाइम्स फास्ट। इसके कंपैरिजन में कोई ऐसी कंपनी जिसका लेवरेज सिर्फ 2 टाइम्स है, तो ऊपर 1% चेंज होगा तो प्रॉफिट 2% चेंज होगा। तो एक में 10% चेंज होगा, एक में 2% चेंज होगा। तो ज्यादा रिस्क इसमें होगा जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन है। सो हाई लेवरेज मतलब हाई रिस्क।
मतलब प्रॉफिट भी बहुत फास्ट बढ़ेगा, लेकिन जितना फास्ट प्रॉफिट बढ़ेगा ना उतना ही फास्ट प्रॉफिट गिरेगा भी। तो अगर 10 टाइम्स है तो प्रॉफिट बढ़ेगा भी 10 टाइम्स फास्ट, गिरेगा भी 10 टाइम्स फास्ट। ठीक है, सो हाई लेवरेज मतलब हाई रिस्क होता है। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझ लेते हैं पहले, फिर मैं आप लोगों को बोलूंगा कब लिखना है। थर्ड जो होता है ये होता है कंबाइंड। कंबाइंड फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या, इसमें ऑपरेटिंग भी आएगा और इसमें फाइनेंशियल भी आएगा। तो उसके वजह से जो लेवरेज जनरेट होगा हम उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, DCL। अभी इस सिचुएशन में मेरा DOL कितना है 10 टाइम्स, DFL कितना है 4 टाइम्स। तो क्या मेरा कंबाइंड 14 टाइम्स होगा? नहीं, मैंने इसे कंबाइंड मतलब इन दोनों को ऐड नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 4 40 टाइम्स होगा। ये आप ऊपर के चार्ट में देखिए, 10 का 40 टाइम्स 400 होता है, इधर 20 का 40 टाइम्स 800 होता है। तो ये 10 का 10 टाइम्स था 100, 10 और 4, 10 का भी 4 टाइम्स, तो 10 का 4 टाइम्स मतलब 40 टाइम्स। सो ये प्लस नहीं होता है, 10 प्लस 4 नहीं होगा, 10 इंटू 4 होगा। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि DCL इज दिस फिगर, दिस DOL इंटू DFL। यस, अब DOL का फॉर्मूला क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन अपॉन NPBIT, और DFL का है NPBIT अपॉन NPBT। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, फॉर्मूला वुड बी, इट विल बी कंट्रीब्यूशन अपॉन NPBT। ठीक है, और दूसरा लॉजिक भी मैंने बताया कि कंबाइंड मतलब ये दोनों फिक्स्ड कॉस्ट, इसके ऊपर वाला फिगर क्या है, दोनों फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन, इसके नीचे क्या फिगर है NPBT, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन NPBT। ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सो ये कितना आ गया इस एग्जांपल में 40 टाइम्स। तो ये तो पहले आपको समझ गया होगा व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज, व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज, व्हाट इज कंबाइंड लेवरेज, और ये कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि हाई लेवरेज मतलब क्या, अगर बहुत हाई लेवरेज होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा भी बहुत फास्ट, पर प्रॉफिट गिरेगा भी उतना ही फास्ट, तो रिस्क भी बहुत हाई हो गया। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछे कैलकुलेट फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी, कैलकुलेट फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी, तो आपको कौन सा लेवरेज निकालना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल लेवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेवरेज मतलब रिस्क बताता है। सो दिस लेवरेज कैलकुलेट्स व्हाट, फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपको पूछा है कैलकुलेट बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क मतलब बिजनेस को चलाने का रिस्क, सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, DOL। ये होता है हमारा बिजनेस रिस्क। और अगर पूछा है कैलकुलेट योर टोटल रिस्क या कंबाइंड रिस्क, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कैलकुलेट DCL। ठीक है, तो पहले तो अभी भी आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कब लिखना है, इतना तो आपको समझा होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, नाउ चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं। ओके, पहले आप लोग ये पार्ट मतलब जो भी आपको लिखना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है। अगर आप ये एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं वेल एंड गुड, वैसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप, हाँ, ये टेबल तो पूरा बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये पार्ट पूरा लिख लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि क्यों हम लोग ये लेवरेजेस टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत क्या है इसकी। तो ऑब्वियसली इसके दो रीजन है। फर्स्ट, इट इज देयर इन द सिलेबस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर लेवरेजेस का नॉलेज एक बिजनेसमैन को नहीं होगा, लेवरेजेस का नॉलेज बिजनेसमैन को नहीं होगा, तो उससे उसका बिजनेस कम नहीं होता है, बंद होता है। मैंने वापस क्या बोला आप समझिए कि अगर लेवरेजेस का नॉलेज बिजनेसमैन को नहीं होता है तो उससे बिजनेस कम नहीं होता है, बिजनेस बंद होता है। लेट अस अंडरस्टैंड ऐसा क्यों। अब मैं इसके लिए आपको बताता हूं कि यूएस में, जैसे मैं आपको वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेता हूं, यूएस में 9/11 का अटैक हुआ था, ठीक है। उस अटैक के वजह से विद इन 1 ईयर स्विट्जरलैंड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी बैंकरप्ट हो गई। स्विट्जरलैंड की लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी बैंकरप्ट हो गई 1 साल के अंदर ही, और वो भी यूएस में अटैक होने की वजह से। तो ऐसा क्यों, तो देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक एयरलाइन कंपनी जो होती है ना, उनका जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई। पहले हम लोग इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट, आज अगर मैं एक नॉर्मल कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात करूं, जो भी बोइंग या एयरबस की बात करूं, इट मिनिमम कॉस्ट्स 1000 करोड़ रुपीस, मिनिमम कॉस्ट्स 1000 करोड़। अब कंपनी लाइक स्विट्जरलैंड की जो स्विस एयर थी, इनके पास अराउंड 100+ एयरक्राफ्ट थे। अगर वैसे ही अगर मैं इंडिया में बात करूं, समझो कोई भी एयरलाइन कंपनी लो, आप समझो एयर इंडिया लो या स्पाइस जेट लो या इंडिगो लो। सपोज अगर मैं इंडियन एयरलाइन की बात कर लेता हूं, समझो स्पाइस जेट, उनके पास से 100 एयरक्राफ्ट है और एक एयरक्राफ्ट 1000 करोड़ का है, मतलब उनको 1 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू बाय दैट 100 एयरक्राफ्ट। अब इतना बड़ा किसी भी कंपनी में शेयर कैपिटल या रिजर्व्स नहीं होते, तो ऑब्वियसली इतने अमाउंट के लिए कंपनी को क्या लेना पड़ता है, लोन, बैंकों से लोन लेना पड़ता है, ठीक है। बैंक लोन देगी, फ्री में तो नहीं देगी, ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूं कि एज्यूमिंग ओनली 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, शायद ज़्यादा ही होगा बट फिर भी मैं एज्यूम 12% करता हूं, तो कंपनी को हर साल 12,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना है एवरी ईयर। भले बिजनेस चले या ना चले, उससे कोई मतलब नहीं, ये इंटरेस्ट देना है 12,000 करोड़। सो ह्यूज फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कंपनी का फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगा तो इसका मतलब उनका फाइनेंशियल लेवरेज हाई होगा। यस, सो उनका जो DFL है इट विल बी वेरी हाई। अब चलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट और सैलरी, तो एक एयरलाइन को उनको जो एयरपोर्ट पे स्पेस लेना पड़ता है, क्या चीज़ के, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, समझो आप स्पाइस जेट से जा रहे हो, तो एयरपोर्ट पे जब एंटर करोगे तो वहाँ पे स्पाइस जेट का काउंटर होगा जहाँ पर आप अपना बैगेज दोगे और उनसे बोर्डिंग पासेस भी लोगे, ठीक है। तो वो जो स्पेस है, क्या आपको लगता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो स्पेस उनको फ्री में प्रोवाइड करेगी? नो, दे आर ऑल चार्जेबल, उसका रेंट लगता है, और बिकॉज इट इज अ प्राइम प्रॉपर्टी तो रेंट भी अच्छा खासा लगता है। अच्छा, नॉट ओनली दैट स्पेस, अगर टिकटिंग स्टाफ है उनका भी जो स्पेस है उसका भी रेंट लगता है, वो भी एरिया का। प्लस इवन जो एयरक्राफ्ट, आज अगर एयरक्राफ्ट सपोज लैंड होता है, ठीक है, जब एयरक्राफ्ट लैंड होता है तो वो जिस जगह पे पार्क होता है, जो उनकी रिजर्व्ड स्पेस होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि जहां पर भी उनको जगह दिख गई खाली लगा दिया पार्किंग के लिए, नहीं, तो उनके लिए जो स्पेस रिजर्व्ड होती है उस स्पेस को बोलते हैं हैंगर। क्या कहते हैं उसे? हैंगर, ठीक है। अब ये जो स्पेस है, अभी भले ही कंपनी 5 एयरक्राफ्ट का स्पेस ले, मतलब 5 एयरक्राफ्ट साइड बाय साइड खड़े रहे, समझो इतना बड़ा स्पेस लिया,
तो वो उतने बड़े प्रॉपर्टी, उतनी बड़ी एरिया का रेंट देना पड़ता है। अब ये तो हो गया, समझो वन ऑफ द एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। अगर समझो स्पाइस जेट का इंडिया में 25 डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे बिजनेस है, लेट्स से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, ये तो मेन है ही, बैंगलोर, हैदराबाद, जयपुर एक्सेट्रा, काफ़ी जगह पे उनका प्रेजेंस है। तो हर जगह के एयरपोर्ट पे उनको वो बैगेज एरिया, टिकटिंग एरिया और एयरक्राफ्ट को पार्क करने का स्पेस लेना पड़ेगा। हर जगह उनको रेंट देना पड़ेगा। अगर उनका आउट ऑफ इंडिया भी बिजनेस है, मतलब उनकी फ्लाइट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में भी जाती है, तो वहाँ पर भी उनको रेंट और ये हैंगर का जो रेंट, हैंगर मतलब हैंगर का रेंट और बैगेज एरिया का रेंट देना पड़ेगा। यस, तो आप सब खुद समझिए, जहाँ जहाँ उनका प्रेजेंस होगा हर जगह का रेंट देना पड़ेगा, तो रेंटल कॉस्ट भी हाई हो गया। एंड सैलरी भी, अभी आप समझ सकते हैं कि एक एयरलाइन में बहुत स्टाफ की ज़रूरत होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक तो पायलट्स, ऑब्वियसली एयर होस्टेस, मुझे मान लो सबके माइंड में सबसे पहले यही आता है, बट फिर भी एयर होस्टेस। देन जो आपका कार्गो, जो आप अपना बैगेज देते हो, तो वो जो बैगेज को एयरपोर्ट में लोड करना और वापस डेस्टिनेशन पे अनलोड करके पहुंचाना, उसके लिए जो कार्गो टीम होगी वो, ठीक है। फिर कंपनी के मतलब जो एयरलाइन की बसेस होती है, तो बस को चलाने वाले ड्राइवर होंगे वो, एंड टिकटिंग स्टाफ। फिर जो ऑफिस होगी, हेड ऑफिस, उसके एम्प्लॉयज़। अगर कॉल सेंटर, जहाँ पे आप टोल फ्री नंबर होता है, जहाँ पे कॉल सेंटर में आप कॉल करके फ़्लाइट का डिटेल्स लेते हैं, वो सब चीज़ें, वो उनके भी एम्प्लॉयज़। तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनका सैलरी भी बहुत हाई होता है। तो अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हाई होगा, हाई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट विल रिजल्ट इनटू हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। सो ऐसी कंपनी का DOL भी बहुत हाई होगा। अब दोनों हाई होगा तो उनका कंबाइंड लेवरेज भी हाई होता है। तो अब क्या था कि जो ये स्विट्जरलैंड की जो मैं एयरलाइन की बात कर रहा हूँ, इनका ये जो DCL है, दैट इज डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, ये ऑलमोस्ट 60 टाइम्स था। 60 टाइम्स मतलब क्या? 60 टाइम्स मतलब अगर ऊपर मतलब सेल्स में 1% चेंज हो रहा है, सिर्फ 1%, सेल्स 1% बढ़ता है, तो प्रॉफिट 60 टाइम्स फास्ट 60% बढ़ेगा। 1% सेल बढ़ा, प्रॉफिट 60% बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर सेल 1% ही कम हुआ तो प्रॉफिट 60% साफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब वही 9/11 अटैक की वजह से यूएस में अटैक हुआ, तो पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम, इनका तो स्विस एयर का मेन बिजनेस यूएस टू यूरोप था, मेन बिजनेस। तो पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम यूएस टू यूरोप डिक्लाइंड। ऑब्वियसली थोड़े टाइम के लिए तो डिक्लाइन हो गई कि जो अभी अटैक हुआ है, तो पीपल ऑब्वियसली विल बी इन पैनिक मोड। तो उन्होंने जो यूरोप में बिजनेस मीटिंग्स रखी होगी कैंसिल की होगी, कुछ लोग ने वैकेशन का रखा होगा वो भी कैंसिल किया होगा, तो बुकिंग्स कैंसिल हो गई। सिमिलरली पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम यूरोप टू यूएस ऑल्सो डिक्लाइंड। अब यूएस में अटैक हुआ है तो अभी कोई यूरोपियन सिटीजन कोई उधर हॉलीडे मनाने जाएगा नहीं। जो भी यूरोपियन कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव यूएस में जाके बिजनेस मीटिंग्स करने वाले थे वो भी एक बार कैंसिल करेंगे। तो यूएस टू यूरोप के पीपल भी कम हो गए, यूरोप टू यूएस भी कम हो गए। तो इस वजह से ऑलमोस्ट जो सेल्स है वो 50% ड्रॉप हो गया टेम्परली, शॉर्ट टर्म पीरियड, मतलब आप समझो 6-7 महीना है जो भी, उसके लिए 50% सेल्स ड्रॉप हो गया। अभी 50% ड्रॉप का मतलब क्या हो गया? 1% चेंज होता है तो उसका 60 टाइम्स फास्ट चेंज होता है। तो अगर ऊपर ही सेल्स ही 50% कम हो गया तो 50 का 60 टाइम्स, 50 का 60 टाइम्स मतलब होता है 3000%। 50 इंटू 60 3000 हो गया। 3000% मतलब 30 साल का प्रॉफिट। 100% इज 1 ईयर, 30 साल का प्रॉफिट साफ। 30 साल में जो कमाया होगा वो ये गया 1 साल में, कंपनी बैंकरप्ट। इसीलिए मैंने आपको स्टेटमेंट बोला क्या कि अगर लेवरेज का नॉलेज नहीं होगा तो बिजनेस कम नहीं होता, बिजनेस सीधा बंद होता है। यही वन ऑफ द रीजन था कि हमारे इंडिया में भी किंगफिशर एयरलाइंस क्यों बंद हुई। अल्टीमेटली वही हुआ कि कंपनी ने लोन लेते गए। विजय माल्या टुक मोर एंड मोर लोन। व्हाई? बिकॉज ही वांटेड द बेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट्स, द बेस्ट ऑफ द इन हाउस सर्विसेज। तो प्रीमियम उसने सब प्रोडक्ट्स खरीदा। ऑब्वियसली तो उसको प्राइसिंग हाई रखनी चाहिए थी, लेकिन उसने प्राइसिंग नॉर्मल रखी, नॉर्मल रखी प्राइसिंग। आप अगर नॉर्मल सेम प्राइसिंग रखोगे और आप महंगी चीज़ खरीद के, तो आपको ऑब्वियसली वो अफोर्डेबल नहीं होगा।
प्रॉफिट्स नहीं आएंगे तो आप इंटरेस्ट कैसे पे करोगे? और अल्टीमेटली यही हो गया कि ही वॉज नॉट एबल टू रीपे एंड फियरिंग प्रोसिक्यूशन ही लेफ्ट इंडिया। तो ये बेसिकली क्या होता है, क्वालिटी कोई भी चीज़ लोगे तो आपको महंगी पड़ेगी पड़ेगी। मारुति 800 अगर आप समझो और कंपेयर करो, अगर आप मारुति 100 के सामने सपोज फरारी को, तो आप बोले दोनों गाड़ी तो है, क्या फ़र्क है? लेकिन ऑब्वियसली मारुति की स्पीड फरारी की स्पीड डिफर होगी, प्लस अंदर जो एसेसरीज होंगे वो अलग होंगे, तो ऑब्वियसली प्राइसिंग भी अलग अलग होनी चाहिए। सो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट विल ऑलवेज कॉस्ट यू मोर। ठीक है, सो कमिंग बैक टू अवर नॉर्मल पॉइंट कि यहां पर कंपनी बंद हो गई बिकॉज ऑफ व्हाट, हाई लेवरेज। ठीक है, अभी यहां पर अभी एक और चीज जानना जरूरी है, हमारी एयर इंडिया, बताओ ये जो 9/11 का अटैक हुआ इसके वजह से एयर इंडिया बंद नहीं हुई, एयर इंडिया का सेल्स कम नहीं हुआ, मालूम है आपको? ये एक सरप्राइज है, क्योंकि सेल्स कम होने के लिए सेल्स होना चाहिए, बराबर है? सेल्स ही नहीं है उनका तो कम कैसे होगा? आज आखिरकार में एयर इंडिया में जाता कौन है? आप देखो, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट फोर्सिबली बोलती है कि यूज एयर इंडिया, दैट्स व्हाई दे प्रीफर एयर इंडिया। अदरवाइज एयर इंडिया नॉर्मली कोई प्रीफर जल्दी से नहीं करेगा। ठीक है, अगर समझो आपको भी ऑप्शन दिया जाए कि फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली जाना है, एयर इंडिया की भी फ्लाइट 9 AM की है और सपोज स्पाइस जेट की भी 9 AM की है, इंडिगो की भी 9 AM की है, और दोनों की प्राइसिंग सेम भी होगी, तो भी आप स्पाइस जेट प्रीफर करोगे या इंडिगो प्रीफर करोगे या कोई और प्रीफर करोगे? एयर इंडिया लास्ट ऑप्शन रखोगे। वाई? बिकॉज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो एयरक्राफ्ट्स है वो लेटेस्ट नहीं है, वो सब पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं। ठीक है, तो उनमें जो बोलते हैं ना एमिनिटीज़ होती है, जैसे आप समझो एमिरेट्स की फ्लाइट देखो, उनमें क्या होता है, हर सीट के साथ एक आपको एक सिस्टम होता है जहाँ पर आप अपना एंटरटेनमेंट के लिए या तो कोई गेम्स खेल सकते हो या मूवी देख सकते हो या म्यूजिक सुन सकते हो। ठीक है, एयर इंडिया में कई एयरक्राफ्ट में अभी भी वही चीज़ है कि एक सामने टीवी लगा हुआ है उनके, उस टीवी पे जो चल रहा है वही सबको देखना है। अब उसमें अगर सपोज अगर हिंदी मूवी भी चल रही है और कोई फॉरेनर भी बैठा है उसको नहीं भी समझ रहा है तो भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो और प्लस अब कोई भी प्राइवेट एयरलाइन समझो, उनमें जो ऑब्वियसली ये आउट ऑफ द वे जाके बोल रहा हूँ कि जैसे एयर होस्टेस ये सब होती है, वो सब एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं और मतलब दे आर वेरी स्मार्ट एंड डिसेंट। ठीक है, और एयर इंडिया में क्या होता है, वही 1950s 1960s के स्टाफ होते हैं उनके, मतलब हर जगह से फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो मतलब पब्लिक को क्या है, मतलब ये भी एंटरटेनमेंट नहीं वो भी एंटरटेनमेंट नहीं, तो वो सो ही जाता है। तो इसके लिए एयर इंडिया जल्दी से कोई प्रीफर नहीं करता है। प्लस एयर इंडिया में आप देखोगे तो कई जगह आपको मतलब रैट्स कॉकरोचेस ऐसे भी दिखते हैं, दे आर वेरी एनिमल फ्रेंडली। ठीक है, तो ये सब भी आप दिखते हैं, एक एडिशनल चीज़ें जो मतलब दे आर नॉट वेरी कीपिंग देमसेल्व्स द एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा क्लीन या मेंटेन देयर हाइजीन। तो पीपल प्रीफर जनरली अदर एयरलाइंस एज कंपेयर टू एयर इंडिया। तो एयर इंडिया का सेल्स कम नहीं हुआ क्योंकि सेल्स का था ही नहीं, तो कम होने का चांस ही नहीं था। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे एयरलाइंस जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, इनका सेल्स उतना अफेक्ट नहीं हुआ। पूरा गेम सेल्स का ही है, क्योंकि ऊपर जितना चेंज होगा उतना नीचे चेंज होगा, तो उनको ऊपर ही चेंज नहीं होने देना है, तो नीचे भी चेंज नहीं होगा। तो सिंगापुर ने एयरलाइंस ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका यूएस वाला बिजनेस इतना बड़ा नहीं था कि जो अफेक्ट होगा, फिर भी जो भी समझो 15-20% भी होगा वो बिजनेस भी अफेक्ट नहीं होने देना है। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त उन्होंने मालूम है अगर समझो यूएस के सिटीजन्स नहीं आएंगे या हमारे सिटीजन यूएस नहीं जाएंगे तो जो फ्लाइट्स एम्प्टी है उनको कैसे यूज में करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने स्कीम निकाली। क्या क्या मालूम है, जैसे एयरलाइन के लिए लेवरेज हाई होता है, तो आपको ये भी पता होगा कि एक सेकेंड, हाँ, एयरलाइन के लिए लेवरेज हाई होता है, वैसे एक 5 स्टार होटल उसके लिए भी लेवरेज बहुत हाई होता है, वो भी समझिए। आज एक 5 स्टार होटल को जो स्पेस चाहिए जहां पर वो होटल बनाना है वो प्राइम प्रॉपर्टी होना चाहिए, या तो वेरी मतलब आई मीन नियर टू बीच, सीनिक ब्यूटी बेसिकली, या नियर टू एयरपोर्ट। ऑब्वियसली दोज प्रॉपर्टीज विल बी वेरी कॉस्टली, तो लैंड का कॉस्ट अच्छा खासा लगेगा, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन भी कॉस्ट लगेगा, वो भी बहुत हाई होगा क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द
इंटीरियर्स यूज़ करते हैं, उन बेस्ट ऑफ द फर्नीचर लाते हैं, ठीक है। तो इनका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग या एक होटल को स्टार्ट करने का कॉस्ट भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इट रन्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ करोड्स। सो ऑब्वियसली दिस अमाउंट कोई ना कोई बैंक से लोन लिया होगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो एक 5 स्टार होटल का भी, अगर मैं आपको फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट या इंटरेस्ट की बात करूं, वो भी हाई होगा, तो उनका भी DFL हाई होता है। प्लस उनका भी स्टाफ तो फिर रखना ही पड़ता है, भले ही बिजनेस हो या नहीं हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो एक 5 स्टार होटल में 100 जन का स्टाफ है, ठीक है, और वो 100 जन का स्टाफ समझो 400 रूम से, तो 400 रूम को मैनेज करते हैं, मतलब हर 4 रूम पे एक आदमी। अब समझो होटल की ऑक्यूपेंसी 400 नहीं है, 200 ही है, 50%। तो क्या आपको लगता है कि होटल वाले मतलब अगर थोड़े दिन के लिए ऐसा है तो स्टाफ को निकाल देंगे, फिर वो वापस 400 आ जाए तो वापस लेके आएंगे? नहीं, स्टाफ तो रखना ही पड़ता है। फिर भले ही आपका बिजनेस हो या नहीं हो, वो सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो उनका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी बहुत हाई होता है। उनका वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत कम होता है। आज की तारीख में अगर इसकी 5 स्टार होटल की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट होता क्या मालूम है? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। कि अगर कोई कस्टमर होटल के बुक करेगा तो ऑब्वियसली जितने टाइम की बुकिंग होगी, समझो 1 दिन के लिए, तो 1 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, AC चलेगा, वो कॉस्ट लगेगा। अच्छा, जो मील्स होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द होटल्स के आप मील्स, 5 स्टार होटल में मील्स अगर आप लोगे तो वो चार्जेबल होते हैं, तो उसका आपको अलग से पेमेंट करना है, ठीक है। सो बेसिकली उनका वेरिएबल कॉस्ट एक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। अब वो हार्डली कितना होगा? पूरे दिन भी AC 24 आवर्स भी चलेगा तो हार्डली 200-300 रुपये होगा। अब उसके कंपैरिजन में जब आप अगर 5 स्टार होटल में अगर आप पूछते पर डे का चार्जेस, तो अराउंड मिनिमम 10,000 जितना होता है। तो 10,000 में से वेरिएबल कॉस्ट से 300 रुपये, मतलब हार्डली 3%। तो बाकी 97% क्या प्रॉफिट है उनका? नो। आज भी मैक्सिमम होटल्स लॉस मेकिंग है। मैक्सिमम होटल्स इन इंडिया, मैक्सिमम 5 स्टार होटल्स इन इंडिया आर लॉस मेकिंग। वाई? बिकॉज उनका फिक्स्ड कॉस्ट इतना हाई है कि वो लोग फिक्स्ड कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पाते। इज दैट क्लियर? तो उनका जो DCL है, उनका भी कंबाइंड लेवरेज बहुत हाई होता है। तो ये सिंगापुर एयरलाइंस ने क्या किया कि देखो, सिंगापुर एयरलाइंस एयरलाइन कंपनी, और जो वहाँ पे 5 स्टार होगी सिंगापुर में, वो उनका भी हाई होगा लेवरेज। तो इन्होंने स्कीम रखी, देखो हमारा भी बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो हमारा भी सेल्स कम है, आपका भी सेल्स कम। इस वक्त क्या किया इन्होंने, स्कीम निकाली कि इंडिया से सिंगापुर टू एंड फ्रो, मतलब जाना आना फ्लाइट में, एंड 3 नाइट स्टे इन अ 5 स्टार होटल। सुनना, 2 एंड फ्रो एंड 3 नाइट स्टे इन अ 5 स्टार होटल, 25,000 रुपीज ओनली, 25,000 रुपया। ये तो बहुत अच्छा स्कीम निकल गया। अरे 3 नाइट स्टे इन अ 5 स्टार होटल एंड आना जाना इन अ फ्लाइट, टोटल मिला के 25,000। अरे इससे महंगा तो महाबलेश्वर पड़ता है अपने को। मुंबई टू महाबलेश्वर या आप दिल्ली से शिमला समझो तो वो भी महंगा पड़ जाएगा 5 स्टार ग्रुप को भी। तो ये इन्होंने स्कीम रखा। ये स्कीम इतनी हिट हो गई कि सब किसको उस पर पूछो कहाँ पे जा रहे, सिंगापुर। क्यों? क्योंकि है ऑब्वियसली 25,000 में जाने आने मिल रहा है, एक फॉरेन डेस्टिनेशन का काम हो जाता है अपना, बराबर है। तो मतलब फ्लाइट्स, जो नॉर्मल फ्लाइट्स इंडिया से सिंगापुर जाती होगी, ठीक है, जितने भी जाती होगी, वो डबल ऑक्यूपेंसी, मतलब एक तो डबल फ्लाइट्स हो गई प्लस फुल भर भर के जा रही है। तो जो यूएस का बिजनेस उनका माइनस हुआ था, कम हो गया था, वो कॉम्पेंसेट हो गया, इंडियंस ने हेल्प कर दी, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि लेवरेज का मतलब मीनिंग क्या है। तो इसलिए है ना, लेवरेज इज अ वेरी डेंजरस टूल। इट इज अ 2-एज्ड स्वॉर्ड बोलते हैं, डबल एज स्वॉर्ड, कि प्रॉफिट देगा भी बहुत और प्रॉफिट लेगा भी बहुत। आपको इतना समझा? ठीक है, आपने ये तो नोट डाउन कर लिया होगा, और इसके नीचे ये वाला पार्ट भी नोट डाउन कर लिया होगा।